हेलो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट फिर से लेकर हाजिर हूँ। पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा पुष्प की संरचना। उसके अंतर्गत आपने 4 भाग पढ़ा। 4 भाग आपको बताया गया: वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग, जिसमें एक एक पार्ट को बताते हुए चल रहे हैं। जिसमें आपको दलपुंज के बारे में बता दिया गया, पुमंग के बारे में दिया गया कि पुमंग क्या है। फिर लघु बीजाणु जनन आपको बताया गया, लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। परागकण की संरचना बताई गई, परागकण का निर्माण कैसे होता है। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट पार्ट में बताई जा चुकी है। फिर से सेकंड पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे स्त्री केसर, जायांग, बीजांड की संरचना, फिर गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मतलब अंड कोशिका का जनन कैसे होता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अब आप सबको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, समझना है। विज्ञान, ये जो जीव विज्ञान है, मेरी कोशिश है कि आपको रटना ना पड़े, बस समझना पड़े। आप समझ जाओगे तब आप पूरे जीवन भर नहीं भूलोगे टॉपिक को, ये मेरा वादा है। और आपको हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां पर वीडियो न समझ आए वहां पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम सलूशन आपको भेजते रहेंगे। तो आगे हम देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं बीजांड के जायांग के बारे में। जायांग क्या होता है, जायांग के बारे में आपको हम बताते हैं। स्त्री केसर क्या होता है बताया गया। पुष्पासन, ये है पुष्पासन, पहले ही बताया गया। पुष्पासन पर सबसे ऊपर की पर्वसंध पर, इस पुष्पासन के ऊपर, पुष्पासन पर सबसे ऊपर की पर्वसंध पर पाए जाने वाले पुष्पी भाग को, ये भाग पाए जाने वाले पुष्पी भाग को जायांग कहते हैं और इसके अवयव को अंडप कहते हैं। इसके जो अवयव होता है, मुख्य भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। अब इस अंडप के 3 भाग होते हैं। आपको उन तीनों भागों के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए और नोट भी कीजिए। पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल, और अंडाशय को कहते हैं ओवरी। अब वर्तिकाग्र क्या होता है, ध्यान सुनिए। वर्तिकाग्र यह अंडप का सबसे ऊपरी भाग होता है। अंडप का सबसे ऊपरी भाग होता है, ये भाग सबसे ऊपरी भाग होता है। यह गोलाकार चपटा द्विशाखित इस तरह से बना होता है, ए से द्विशाखित, पंखीय, रोमिल, उत्तल, अवतल, चिपचिपा हो सकता है। यह परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। जब पुंकेसर से परागकण निकलते हैं तो आकर के इसी पर गिरते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है।
तो वर्तिकाग्र के बारे में फिर से सुन लीजिए। यह अंडक का सबसे ऊपरी भाग होता है। यह गोलाकार, चपटा, द्विशाखीय, पंखीय, रोमिल, उत्तल, अवतल, चिपचिपा हो सकता है। यह पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब दूसरा भाग होता है वर्तिका। ये भाग वर्तिका क्या है? अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली लंबी पतली नलिका को वर्तिका कहते हैं। यह पराग नलिका को मार्ग प्रदान करता है। जब यहाँ पर परागकण गिरते हैं तो उसके जनन छिद्रों से जो अंकुरण होने के बाद जो पराग नलिका निकलती है उसको रास्ता देते हैं तथा वर्तिकाग्र को ऊपर उठाए रखते हैं। ऊपर है, जिससे वह परागकणों को आसानी से ग्रहण कर सकें। जब परागकण निकलता तो आसानी से वह इस पर पहुंच जाए। तो फिर से सुन लीजिए, वर्तिका क्या है? अंडाशय व वर्तिका को जोड़ने वाली लंबी पतली नलिका को वर्तिका कहते हैं। यह पराग नलिका को मार्ग प्रदान करता है तथा वर्तिकाग्र को ऊपर उठाए हुए होता है, जिससे यह परागकणों को आसानी से ग्रहण कर सके। ये होगा। नेक्स्ट होता है अंडाशय। क्या है अंडाशय? यह अंडक का पुष्पासन से जुड़ा हुआ भाग होता है। इसकी गुहा में बीजांडासन आपस में जुड़े हुए बीजांड पाए जाते हैं। बीजांडासन में जुड़े हुए क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। तो ये स्त्री केसर के भाग हुए। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आपने देखा कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब अंडाशय में ही जनन की सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। यहीं पर भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन अंडाशय में आपने देखा, जब संरचना बताई जा रही थी, उन संरचना में आपने देखा था कि इसके अंदर अंड कोशिका भाग और बीजांड होते हैं। अब हम सबसे पहले बीजांड के बारे में समझते हैं। बीजांड क्या है? बीजांड को हम लघु बीजांड धानी भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लघु बीजांड धानी कहते हैं। लघु बीजांड धानी, इसको हम ध्यान रखना, लघु बीजांड धानी भी कहते हैं। अब हम बीजांड के बारे में अध्ययन करते हैं, बीजांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुर बीजांड धानी क्या है, यानी बीजांड क्या होता है? तो वह स्थान जहां पर अंड कोशिका का निर्माण होता है, अंड कोशिका का जनन होता है, उसको हम कहते हैं गुर बीजांड धानी। और अंड कोशिका को हम गुर बीजाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर बीजाणु कहते हैं। तो गुर बीजांड धानी क्या है, बीजांड क्या है? गुर बीजांड धानी कहो अथवा बीजांड कहो, दोनों एक ही नाम है। तो बीजांड क्या है? तो वो भाग, वो स्थान जहां पर गुर बीजाणुओं यानी कि अंड कोशिका का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं गुर बीजांड धानी कहते हैं। अब गुर बीजांड धानी की संरचना कैसे होती है? तो गुर बीजांड धानी की संरचना इस तरह से होती है। अब इसकी संरचना में आप सबसे पहले देंगे बीजांडासन, जहां पर ये कोशिकाएं जहां पर ये जुड़ी हुई होती हैं,
बीजांड वृंत जुड़े होते हैं उसको कहते हैं बीजांडासन। और एक लंबी नलिका होती है जिसको कहते हैं बीजांड वृंत। फिर इसके दो स्तर होते हैं। पहले स्तर को हम कहते हैं वाह्य स्तर। पहले स्तर को हम कहते हैं वाह्य स्तर। वाह्य स्तर। दूसरे स्तर को कहते हैं अंतः स्तर कहते हैं। इसमें एक द्वार पाया जाता है जिसको कहते हैं बीजांड द्वार। एक खाली स्थान होता है, इसको हम कहते हैं निभाग। चलेजा, चलेजा भी कहते निभाग कहते हैं। इस भाग को रैफी कहते हैं। बीच में केंद्रक पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रतिध्रुवीय केंद्रक। आगे बताएंगे अभी गुरु बीजांड जनन में इसके बारे में। ये जो भाग होता है बीच वाला, इसको कहते हैं अंड कोशिका कहते हैं। इस भाग को हम हाइलम कहते हैं। इस प्रकार से एक बीजांड की संरचना होती है। बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। बीजांड होते हैं 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। पहले को हम कहते हैं नंबर 1 है, पहले को कहते हैं रिजु। रिजु इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्थोट्रापस। आर्थोट्रापस। दूसरा है प्रतीप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनाट्रापस। तीसरा है हेमीट्रापस। इंग्लिश में यही कहते हैं हेमीट्रापस। चौथा है वक्र। इंग्लिश कहते हैं कंपाइलोट्रापस। पांचवा है अनुप्रस्थ। या इसी कहते हैं एम्फीट्रापस। एम्फीट्रापस। छठा है कुंडलित। या इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्सिनोट्रापस। इस प्रकार बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। पहला है रिज आर्थोट्रापस, दूसरा है प्रतीप एनाट्रापस, तीसरा है हेमीट्रापस, चौथा है वक्र या कंपाइलोट्रापस, पांचवा है अनुप्रस्थ एम्फाइलोट्रापस, छठा है कुंडलित सर्सिनोट्रापस। पहला हम समझते हैं रिज। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बीजांड सीधा होता है। इसके बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और भ्रूण कोश एक सीधी रेखा में होता है। जैसे ये एक सीधी रेखा में होते हैं, तब इसको हम कहते हैं रिज या आर्थोट्रापस। समझते रहे, ठीक है, भी बनाना। इसका एग्जाम्पल होता है जिससे पान, काली मिर्च, इन सब में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। दूसरा होता है प्रतीप एनाट्रापस। इसमें क्या होता है, बीजांड वृंत की अधिक वृद्धि के कारण,
जो बीजांड वृंत होता है इसमें अधिक वृद्धि हो जाता है के कारण इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार बीजांडासन के समीप आ जाते, इसके समीप आ जाता है, इस तरह से समीप आ जाता है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अध्यावरण के साथ दूरी तक रैफी का निर्माण करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण होता है चना, मटर, सेम, अरंडी आदि। तीसरा होता है हेमिट्रापस। हेमिट्रापस क्या है? इस प्रकार का बीजांड लगभग अनुप्रस्थ होता है तथा इसका बीजांड द्वार बीजांड वृंत के समीप भी आ जाता है। इसका उदाहरण होता है रैननकुलस। चौथा होता है वक्र या कंपाइलोट्रापस। इसमें क्या होता है? ये बीजांड लगभग अनुप्रस्थ ही होता है, लेकिन क्या होता है इसमें बीजांड का और बीजांड वृंत समीप हो जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे करील का पौधा। पांचवा होता है अनुप्रस्थ या एम्फीट्रापस। एम्फीट्रापस में क्या होता है? इसमें बीजांड का बीजांड द्वार तथा निभाग, ये भाग में होकर खींची जाने वाली सीधी रेखा होती है तथा बीजांड वृत्त के साथ समकोण पर स्थित होता है, जैसे पोस्ता, गुलाबांस आदि। कुंडलित या सर्सिनोट्रापस। नेक्स्ट है कुंडलित या सर्सिनोट्रापस। कुंडलित या सर्सिनोट्रापस में क्या होता है? एकदम कुंडलित हो जाता है, घूम जाता है। बस केवल तुम्हारे टॉपिक में केवल संरचना है, इसलिए इसको फिगर से नहीं समझा रहे हैं, बस बता दे रहे हैं कितने होते हैं। इसमें क्या होता है? जब बीजांड एक बार उल्टा होने के कारण, बीजांड जो होता है एक बार उल्टा होने के कारण बाद में घूमकर फिर सीधा हो जाता है। इस प्रकार बीजांड वृत्त अत्यंत घुमावदार होता है। बीजांड द्वार फिर से बीजांडासन से दूरस्थ स्थित हो जाता है, जैसे नागफनी। ये था गुरु बीजाणुधानी की संरचना और गुरु बीजाणुधानी कितने प्रकार के होते हैं। अब गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं यानी कि अंड कोशिका का निर्माण होता है। अब अंड कोशिका का निर्माण यानी जनन कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ध्यान से समझना। अब गुरु बीजाणु का जनन कैसे होता है? यह है गुरु बीजाणुधानी। पूरा क्या है? गुरु बीजाणुधानी मतलब कि बीजांड है। गुरु बीजाणुधानी कहो चाहे बीजांड कहो। अब गुरु बीजाणुधानी में अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें पाए जाते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधो है, अधस्तरीय नहीं, अधोस्तरीय। अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? अधोस्तरीय कोशिका होती है। इन अधोस्तरीय कोशिका में विभाजन होता है, और जब विभाजन होगा तो द्वि कोशिकाएं बनेंगी। इसके अंदर द्वि कोशिकाएं बनेंगी, बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका। एक ऊपर वाला रहेगा बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका। ये भाग तो जानते हो क्या, इसको क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। चले जा, इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। इसको जानते हो क्या कहते हैं? बीजांडासन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। तो जब इसमें विभाजन होता है तो द्वि कोशिकाएं बनती हैं,
बीजाणु जनन कोशिका जो निभाग की तरफ होगा, बीजाणु जनन कोशिका। दूसरा होगा भित्तीय कोशिका। अब जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका होगी, ये गुरु बीजाणु जनन कोशिका बदल जाएगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। और समझते हैं, जब गुरु बीजाणु जनन कोशिका थी, ये क्या बनी? गुरु बीजाणु जनन कोशिका बन गई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी। और इसमें जब विभाजन होगा, जब विभाजन होगा तो विभाजन होकर के अर्धसूत्री विभाजन होगा और विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 4 गुरु बीजाणु बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 गुरु बीजाणु बने। 4 गुरु बीजाणु में फिर विभाजन हुआ और विभाजन होकर के हेलो, देखिए सबसे पहले फिर से समझ लीजिए, गुरु बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किया और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 गुरु बीजाणु बने। 4 गुरु बीजाणु जब बने, 1 2 3 4 बने, तो जिसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। पहला नष्ट हुआ, दूसरा नष्ट हुआ, तीसरा नष्ट हुआ। बचा कितना? 1 गुरु बीजाणु बचा, 1 गुरु बीजाणु बचा। और इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। और जब समसूत्री विभाजन हुआ तो समसूत्री विभाजन आपने कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे कि अपने समान 2 कोशिकाओं का निर्माण जब करता है, इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी, एक निभाग था, एक नीचे। समसूत्री, इसमें फिर समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन हुआ तब बने 4 कोशिकाएं बनी। 1 2 3 4, 4 कोशिकाएं बनी। इनमें फिर समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन होकर के 8 कोशिकाएं बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकाएं बनी। इन 8 कोशिकाओं में जो 8 कोशिकाएं होंगी उसमें 2 कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं बीच में होंगी, 3 निभाग की तरफ होंगी और 3 होंगी बीजाणु द्वार की तरफ। अब इसमें जो ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं, ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। बीच में जो कोशिकाएं होती हैं इसको हम कहते हैं द्वितीय केंद्रक, अथवा इसी को हम कहते हैं प्रतिध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। जो बीच में है प्रतिध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। फिर नीचे देखिए, 3 कोशिकाएं नीचे हैं द्वार की तरफ, इस साइड वाला और इस साइड वाला जो 2 कोशिकाएं हैं, इसको हम कहते हैं सहायक कोशिका कहते हैं। इसको हम कहते हैं सहायक कोशिका कहते हैं। और बीच वाला जो कोशिका बचती है इसी को हम कहते हैं अंड कोशिका गुरु बीजाणु। अंड कोशिका या गुरु बीजाणु कहते हैं। इस प्रकार से गुरु बीजाणु का जनन हो गया, एक कोशिका निर्माण हो गया। आगे फिर क्या होगा? आगे निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया के पहले हम आपको पढ़ाएंगे परागण की क्रिया जब होगी तभी तो निषेचन की क्रिया होगी। तो परागण की क्रिया हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम इसको पार्ट्स में बना रहे हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा पहले पुष्प की संरचना, पुष्प में कितने भाग होते हैं, फिर पहला आपने पढ़ा उसके भाग में पुमंग। पुमंग क्या होता है? पुमंग के अंतर्गत आपने पढ़ा लघु बीजाणु जनन, फिर पराग की संरचना, परागकण की संरचना, फिर परागकण के बारे में आपने जानकारी ली। उसके बाद आपने पढ़ा स्त्री केसर। स्त्री केसर के अंतर्गत
आपने पढ़ा गुर बीजाणु धानी, बीजांड की संरचना आपने पढ़ी। फिर उसके बाद गुर बीजाणु का जनन पढ़ा। ये टॉपिक इसी में है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जहां ना समझ है उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।